चलिए, हम अगले वीडियो में पढ़ लिए थे शासन के अंग। यानी विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है। तो विधायिका का सीधा सा मतलब है कानून बनाने वाली संस्था, जैसे भारत में संसद। कार्यपालिका इस कानूनों के अनुसार शासन चलाने वाली संस्था, यानी जितने भी संस्थाएं हैं जो कानूनों के अनुसार शासन चलाती है। जैसे आपका जो भी कानून है, जैसे मान लीजिए आप पुलिस हो गया, थाने हो गए, और भी जितने भी कानून है हर क्षेत्र में, चाहे वो चकबंदी वाला कानून हो, ठीक, चाहे तलाक वाला कानून हो, जितना भी कानून आप जानते हैं, सारे कानूनों को जो संस्था जिसके अनुसार उसको संचालित किया जाता है। तीसरा न्यायपालिका, यानी कानूनों के अनुसार विवादों का समाधान करने वाली संस्था है। आप परेशान मत होइए, धैर्य रख के पढ़िए, क्योंकि अभी मैं पढ़ा नहीं, अभी तो मैं विस्तार से वर्णन कर रहा हूँ कि संविधान पढ़ने की रूपरेखा पहले तैयार हो जाए, उसके बाद संविधान को पढ़ा जाएगा। ठीक, तब इसमें हम एक एक को शुरू करते हैं। पहले मैं शुरू करता हूँ विधायिका, उसके बाद कार्यपालिका, उसके बाद न्यायपालिका। ठीक, उसके बाद फिर भारत की विधायिका पढ़ेंगे, भारत की कार्यपालिका पढ़ेंगे, भारत की न्यायपालिका पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले पूरे विश्व में जान लेते हैं ना क्या क्या, किस तरह की न्यायपालिका हो सकती है, किस तरह की विधायिका हो सकती है, किस तरह की कार्यपालिका हो सकती है। तो जब सारा जान लेंगे, उसके जानने के बाद फिर हम आएंगे भारत में। तो क्या है विधायिका? चलिए, तो विधायिका देख लेते हैं। देखिए, राजतंत्रीय विधायिका तीन तरह की। राजतंत्रीय प्रणाली में, राजतंत्रीय प्रणाली में, ठीक ना, यानी मोनार्कल सिस्टम इसको कहते हैं, में यह कार्य आमतौर पर राजा के हाथों में होता था। राजा की इच्छाओं को ही कानून मान लिया जाता था। राजा जो कहता था कि हाँ ये मेरी इच्छा है, ऐसा कानून होना चाहिए, वैसा कानून हो जाता था। तो कौन सी प्रणाली थी? राजतंत्रीय। लिखना जरूरी है, लिख दे रहा हूं, राजतंत्रीय। राजतंत्रीय प्रणाली में राजा की इच्छाओं को, प्रणाली में, ठीक ना, राजा की इच्छाओं को, राजा की इच्छाओं को कानून मान लिया जाता था। ठीक, कानून मान लिया जाता था। राजा ने जो कहा वही उसका कानून हो जाता था। ठीक, उसके बाद में धर्मतंत्री प्रणाली है। पहली हो गई आपकी राजतंत्री प्रणाली, दूसरा है धर्मतंत्री, धर्मतंत्रीय प्रणाली। धर्मतंत्री प्रणाली का सीधा सा मतलब है, ठीक, धर्मतंत्री प्रणाली को थियोरेटिक सिस्टम कहते हैं। इसमें धार्मिक ग्रंथों को ही कानून मान लिया जाता है। धार्मिक ग्रंथों को ही कानून मान लिया जाता है। जैसे अगर हम धार्मिक ग्रंथ की बात करें, तो जैसे में बहुत सारे ग्रंथ है, जैसे कुछ का मैं उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे भारत में धार्मिक ग्रंथ में कहीं लिखा नहीं है सती प्रथा, बस कहानियों के माध्यम से सुनते हैं कि सती, यानी सती का मतलब है कि पार्वती जी, शंकर जी के जब अपमानित हुए शंकर जी, तो सती हो गई अपने पिताजी के यहाँ, तब से सती प्रथा चली, या ऐसे ही कुछ है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। तो सती प्रथा चलती थी क्योंकि वो धर्म था, लेकिन फिर विरोध हुआ, कई हजारों साल तक ये प्रथाएं चली, फिर विरोध हुआ, फिर उसको बदल दिया गया। उसी तरह से मुस्लिम समाज में है बुर्का प्रथा, ठीक ना, ये भी एक धार्मिक प्रथा है कि बुर्का नहीं पहनेंगे तो मेरे धर्म का ये हानि हो जाएगी। तो इन सब पे, यानी जो धार्मिक पुस्तकों में लिखा गया है कि ये चीज़ है, ये ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो वो चीज़ क्या हो जाता था? धर्मतंत्री प्रणाली। यानी जो धार्मिक पुस्तकों को ही क्या मान लेते थे? कानून मान लेते थे। धर्म में लिखा गया इसकी शादी इसके साथ होगी तो होगा, इसकी शादी नहीं होगी तो नहीं होगा, ये नीची जाति का है, इसको नहीं छूना, इसका पानी नहीं पीना है। लेकिन जब जैसे जैसे धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, लोग पढ़ते गए, तब उनको पता चला कि धर्म, ये जो जो भेदभाव है धर्मतंत्री प्रणाली में, जो भेदभाव रखा गया है कि जो अगर ऊंचे कास्ट के हैं, कोई ऊंचे कास्ट के हैं तो उनके लिए नियम कुछ और है, नीचे कास्ट के हैं तो उनके लिए सख्त एकदम नियम है कि इसको पालन करना ही होगा। जब धीरे धीरे लोग पढ़ने लगे तो फिर धर्मतंत्री प्रणाली भी विफल हो गई। ठीक, उसके बाद में आपकी आती है धर्मतंत्री प्रणाली, यानी धर्म को ही
कानून मान लिया, धार्मिक ग्रंथों को ही कानून मान लिया गया। धर्म के सर्वोच्च पदाधिकारियों को कानून का अंतिम व्याख्याकार माना जाता था। यानी धर्म के जो धर्मशास्त्री यानी बहुत बड़े धर्मशास्त्री हैं, वो जो व्याख्या करते थे कि हाँ इसका मतलब यही होगा, मान लिया जाता था। हाँ भाई धर्म के हमसे ज्यादा ज्ञाता है, तो उनको मान लिया जाता था। ठीक, लेकिन आधुनिक काल में यदि हम यूनान के प्राचीन नगर को छोड़ दे उदाहरण, तो आधुनिक काल में मोटे तौर पर कानूनों का निर्माण इसी रीत से होता रहा है। आधुनिक काल में लोकतंत्र की स्थापना के बाद माना गया कानूनों का निर्माण जनता की इच्छाओं के अनुसार होना चाहिए। अब सीधे हम आते हैं लोकतंत्र पे। धर्मतंत्र हो गया, सीधे सीधे आ जाइए लोकतंत्र। लोकतंत्र इसमें क्या है, जनता की इच्छाओं द्वारा कानूनों का निर्माण। जनता की इच्छाओं द्वारा कानूनों का निर्माण। इच्छाओं द्वारा कानूनों का निर्माण। अब आप कहेंगे जनता तो इतनी बड़ी है, इतनी ज्यादा जनसंख्या है भारत में, तो जनता की इच्छा से कैसे कानून का निर्माण होता है? तो आप समझिए इस बात को। जनता का इच्छा का मतलब है जिसको आप सांसद बनाएंगे, जिता करके पार्लियामेंट में भेजेंगे, जिसको जिता करके भेजेंगे और जिस पार्टी की सरकार बनेगी वही लोग आपको ऊपर शासन करेंगे और वही लोग नियम बनाएंगे। तो जनता की इच्छा, क्योंकि जनता ने जिसको इच्छा किया उसको विजयी बनाया, जब उसको जिता दिया तो वही जाकर के उनकी इच्छाओं के अनुसार नियम बनाते हैं। ठीक, तो समझ में आ गई बात। लोकतंत्र क्या है? जनता की इच्छाओं द्वारा कानूनों का निर्माण। यानी जनता जिसको चुनती है वही उसका राजा होता है। राजा मतलब वो राजा नहीं, लोकतंत्र का राजा, 5 साल के लिए राजा। और 5 साल में अगर वो अच्छा काम नहीं करता है तो अगली बार जनता उसको हरा देती है। सीधी सी मतलब है कि अब उसकी इच्छा नहीं है कि हम आपको जिता दें, तो उसको क्या करती है, हरा देती है चुनाव में। फिर वो अपनी गलती का एहसास करता है, फिर अच्छे काम करता है कि मैं कहाँ गलत था, कहाँ पे मैं सही था। ठीक, उसको बारीकी से अध्ययन करता है तो फिर अगली बार जीत जाता है, नहीं करता है तो फिर गायब ही हो जाता है। अब इसके बाद आते हैं, सीधे सीधे आते हैं वर्तमान की जो राजनीति, ये तीनों समझ में आ गया आपको। राजतंत्री प्रणाली यानी राजा की इच्छाओं को कानून मान लिया जाता था। धर्मतंत्री प्रणाली यानी धर्म गुरुओं की इच्छा, यानी धर्म गुरु, यानी धर्म गुरु, ठीक ना, जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं धर्म गुरु, उनकी व्याख्या को ही क्या मान लेते थे, कानून मान लेते थे। और लोकतंत्र आप जान ही रहे, जनता की इच्छाओं द्वारा कानूनों का निर्माण। तो वर्तमान समय में लोकतंत्र ही चल रहा है, इसलिए हम लोकतंत्र पे ही चर्चा करेंगे। ठीक, तो लोकतंत्र पे चर्चा, तो आते हैं भारत में। तो जितने भी देश हैं, लगभग सभी देशों में विधायिका के 2 सदन होते हैं। लगभग, लगभग का मतलब कोई देश हो सकता है जिसमें एक ही सदन होते हो, लेकिन भारत में विधायिका के 2 सदन हैं। विश्व के सभी देश में, विश्व के लगभग सभी देशों में विधायिका के 2 सदन हैं। 2 सदन हैं, बस उनका नाम अलग अलग है। उनका नाम क्या है, अलग अलग है। किसी देश में किसी और नाम से जानी जाती है, किसी देश में किसी और नाम से जानी जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं भारत की संसद। भारत की संसद, ठीक, तो भारत की संसद में 2 सदन होते हैं। कितने सदन, 2 सदन। पहला होता है आपका राज्यसभा, राज्यसभा, ओके, इसको कहते हैं उच्च सदन, उच्च सदन। दूसरी आपकी होती है लोकसभा, इसको कहते हैं निम्न सदन, इसको कहते हैं निम्न सदन। तो अभी हम विस्तार में नहीं जाएंगे। इसी तरह से हर देश में है, कहीं सीनेट बोला जाता है,
तो कहीं किसी और नाम से बोला जाता है। तो हर देश में लगभग विश्व के लगभग सभी देशों में विधायिका के 2 सदन, उदाहरण भारत की संसद, राज्यसभा, लोकसभा। तो राज्यसभा में देखिए 2 तरह के लोग चुने जाते हैं। थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ, थोड़ी-थोड़ी, ज़्यादा नहीं। 2 तरह के लोग, एक तो होते हैं आपके चुनाव द्वारा, एक लोग क्या होते हैं चुनाव द्वारा चुने जाते हैं, और दूसरे क्या होते हैं मनोनीत होते हैं। दूसरे मनोनीत होते हैं। और ये जो चुनाव द्वारा है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव। ओके, ये आपका है जनता द्वारा चुने जाते हैं, जनता द्वारा। ठीक, इनका चुनाव सबका एक ही तरह से होता है। पहले एक लोगों को मनोनीत किया जाता था, लेकिन अब वो नियम बदल गया, जनता द्वारा और प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होते हैं। और किस रूप से होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। जनता द्वारा इनका चुनाव होता है, और किस रूप में? प्रत्यक्ष रूप में। जैसे चुनाव द्वारा अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष का मतलब है जिनको हम चुनते हैं, जो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा जिनका चुनाव होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। जिनको हम डायरेक्ट वोट डालते हैं, वो क्या होते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। ठीक, जैसे इसमें हम राज्यसभा के सदस्य का चुनाव हम नहीं करते हैं। कौन करता है? विधायक करता है, लोकसभा का सांसद करता है। ठीक ना? तो उसमें क्या है कि हम तो विधायक को चुने हैं, लेकिन विधायक राज्यसभा वाले को हम तो नहीं चुन रहे हैं, यानी हमने जिसको चुना है वो चुन रहा है। तो क्या हो गया? वो अप्रत्यक्ष चुनाव, मनोनीत होते हैं। मनोनीत का सीधा सा मतलब है कुछ अपने, यानी कुछ वरिष्ठ लोगों को जिन्होंने देश का बहुत नाम किया है किसी विशेष क्षेत्र में, चाहे वो आपका इकोनॉमी का क्षेत्र हो, चाहे डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, चाहे कला का हो, विज्ञान हो, ठीक ना, या अर्थशास्त्र हो, इन क्षेत्रों में जो बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गए, या खेल हो जो बहुत देश का नाम रोशन किए हैं, तो कुछ माननीय लोगों को क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। ठीक, जैसे कोई बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, पूरे विश्व में उसका नाम है, और भारत में वो चुनाव नहीं जीत पा रहा, लेकिन भारत देश को उसकी जरूरत है, उसके अनुभव की जरूरत है, तो क्या करता है? राज्यसभा का सदस्य मनोनीत कर देता है। ठीक, और दूसरा है लोकसभा, यानी जिन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, यानी जिनका चुनाव हम क्या करते हैं? प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। प्रत्यक्ष रूप का सीधा सा मतलब है, जैसे लोकसभा के सांसद हो गए, विधायक हो गए, ग्राम प्रधान हो गए, बीडीसी हो गए, ठीक ना, जिला पंचायत सदस्य हो गए। इन सबों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जनता इनको चुनती है। लेकिन मुख्यमंत्री को जनता नहीं चुनती, प्रधानमंत्री को जनता वोट नहीं देती है, ये उन्हीं में से चुना जाता है। तो कौन वोट देता है? जो विधायक होते हैं, मुख्यमंत्री, वो अपना शपथ पत्र देते हैं कि हाँ मैं इनके साथ हूँ। ठीक, और जिसकी ज्यादा सीट आती है वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता है। ये सब बाद में बात करेंगे, अभी इन्हीं पर ध्यान दीजिए आप। ये हो गई आपकी विधायिका। तो विधायिका जब आएगी तो हम सीधे क्या पढ़ेंगे? लोकसभा, राज्यसभा, विस्तार से पढ़ेंगे पूरा। अब थोड़ा और जान लेते हैं आप कार्यपालिका। दूसरा अंग क्या है शासन का? कार्यपालिका। थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। शासन का जो दूसरा अंग है वो है आपकी कार्यपालिका। कार्यपालिका, तो कार्यपालिका क्या है? इसका आशय, या इसका आशय व्यक्ति या व्यक्तियों, इसका आशय व्यक्ति या इसका आशय
व्यक्ति या उस व्यक्ति के समूहों से है जो विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार शासन चलाता है। विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार शासन चलाता है। तो कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका इसका आशय व्यक्ति या उस व्यक्ति के समूहों से है जो विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार शासन चलाता है। यानी जो विधायिका कानून निर्मित करती है उसके अनुसार शासन चलाता है। अब ये कार्यपालिका देखिए दो तरह की हो सकती है। एक राजनीतिक कार्यपालिका हो सकती है और दूसरी आपकी अस्थायी कार्यपालिका हो सकती है। एक राजनीतिक कार्यपालिका, दूसरी आपकी अस्थायी कार्यपालिका। तो चलिए उसको देखते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं, फिर इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको लेना है। कार्यपालिका, अब कार्यपालिका के अंग देखिए, यानी कार्यपालिका कितनी तरह की हो सकती है। कार्यपालिका दो तरह की है। पहली आपकी है राजनीतिक कार्यपालिका, दूसरी अस्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका दूसरा है स्थायी कार्यपालिका। चलिए अब देखिए, राजनीतिक कार्यपालिका कई तरह की होती है। राजनीतिक कार्यपालिका कई तरह की होती है। जिसे पहला है अध्यक्षीय कार्यपालिका। दूसरा है संसदीय कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका और तीसरी आपकी है दोहरी कार्यपालिका। दोहरी कार्यपालिका लास्ट वाली है बहुल कार्यपालिका। तो कार्यपालिका दो तरह की, एक राजनीतिक कार्यपालिका होती है, एक स्थायी कार्यपालिका होती है। स्थायी कार्यपालिका का सीधा सा मतलब है बार बार बदलती नहीं, ठीक, ये स्थायी रहती है हमेशा। दूसरी है राजनीतिक कार्यपालिका, बदलती रहती है। जैसे अध्यक्षीय कार्यपालिका है तो बहुत सारे देशों में अध्यक्षीय कार्यपालिका होती है, यानी उसमें अध्यक्ष का चुनाव होता है। दूसरा है संसदीय कार्यपालिका, जो आपके देश में है संसदीय कार्यपालिका। इसमें क्या होता है, संसदों का चुनाव होता है। संसद द्वारा ही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन सब का चुनाव होता है। तो क्या हो गई संसदीय, यानी भारत में कौन सी कार्यपालिका है, संसदीय कार्यपालिका है। किसमें, भारत में। और भारत को हमें पढ़ना है, ये तो रेफरेंस के लिए मैं शुरू में सोचा थोड़ा आपको बता दूं, ठीक है ना। तो कार्यपालिका दो तरह की होती है, एक राजनीतिक कार्यपालिका, एक अस्थायी कार्यपालिका, ठीक। अध्यक्षीय कार्यपालिका भारत में, संसदीय कार्यपालिका, फिर दोहरी कार्यपालिका, फिर बहुल कार्यपालिका। अब इसके बाद में दो लाइन कल इसको हम
विस्तार में समझेंगे। उसके बाद में फिर आपकी आएगी जुडिशरी। उसके बाद में फिर हम शुरू करेंगे कि भारत का संविधान कैसे कैसे डेवलप हुआ। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और तैयारी में हार लगाइए। धन्यवाद।